हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे संघ कार्डेटा की। तो कार्डेटा संघ के प्राणी किस तरह से बाकी संघ के प्राणियों से भिन्न होते हैं। तो अगर आप देखें तो जो संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा से लेके जो इकाइनोडर्मेटा तक का जो एक क्रम है, आप देखते हैं कि धीरे धीरे जीवधारियों में उनके जो ऑर्गन सिस्टम है या फिर उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला संघ है जिसे हम कार्डेटा बोलते हैं, कार्डेटा संघ के प्राणी सबसे अधिक विकसित होते हैं और इनका नाम कार्डेटा इस वजह से रख दिया जाता है क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर रीढ़ की हड्डियाँ पूरी रूप से विकसित होती हैं, पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। उनमें कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ कम विकसित होती हैं और बाकी कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा विकसित होती है। तो इस वजह से हम संघ कार्डेटा को भी कई उपसंघों में, कई वर्गों में विभाजित करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जैसे देखें तो जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, जो कार्डेटा होते हैं, इन संघ के प्राणी में मूलभूत 3 लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें हम विभाजित करते हैं, जिसमें एक पृष्ठ रज्जु होता है, अर्थात इनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, पृष्ठ खोखली होती है और तंत्रिका रज्जु ये पाई जाती है। साथ ही ये इनमें अगर आप देखेंगे तो युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र भी देखने को मिलते हैं। ये सब द्विपार्श्व सममित के होते हैं और त्रिकोणिक तथा प्रगुही होते हैं। तो अगर इनके बॉडी को अगर आप कट करें, इनका सेक्शन काटें, तो ये 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाएंगे और साथ ही इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है और कैविटी, सीलोमिक कैविटी भी उपस्थित होती है। और इस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, अर्थात जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं अन्य प्राणियों की अपेक्षा। इनमें जो गुदा और होता है वो पुच्छ तथा बंदर में इसमें जो गुदा पुच्छ वाला जो पूंछ वाला रीजन होगा वो बंद होगा और जो परिसंचरण तंत्र होगा वो भी एक तरह से पूर्ण विकसित होगा। साथ ही जो अरज्जुकी और रज्जुकी प्राणी होते हैं, अर्थात जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टेबल में हमें ढेर सारे डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर आपको ये दिख रहा है, इसमें अगर आप जनरली देखिए तो जो कार्डेटा संघ है इसमें शुरुआती दौर का जब एवोल्यूशन होता है जीवों के अंदर तो उसमें कुछ धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। तो जैसे मेरुदंड जो है वो उतनी ज़्यादा विकसित इसमें नहीं दिख रही है, साथ ही इसमें जो पृष्ठरज्जु है वो भी ज़्यादा विकसित नहीं है। तो शुरुआत हो रही है एक तरह से। और यहाँ पे जो क्लोम छिद्र हैं, क्लोम छिद्र जो होते हैं एक तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। तो पूरी तरह से जो रिस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इन्हीं के माध्यम से संपन्न हो पाती है। तो इसका जो गुदा रीजन है, एनस पार्ट है, आप देख रहे हैं कि एनस पार्ट एक तरह से पूरी तरह से पिछले हिस्से पे है और एक बंद संरचना होती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखें तो जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कुछ बेसिक्स डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो जो पृष्ठ रज्जु होती है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें ये अनुपस्थित होती है। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा वो पृष्ठीय होगा एवं खोखला तथा एकल होगा। तो एक सिंगल जो नर्वस सिस्टम होगा वो प्रेजेंट होता है और जो ये पीछे का हिस्सा होता है, खास रूप से जैसे अगर आप ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो जो उसका स्कल रीजन होता है, खोपड़ी वाला हिस्सा होता है, वहाँ से लेके ये जो हमारा खास रूप से बैक पोर्शन है, पीठ वाला भाग है,
वहाँ पे भी एक तरह का पूरा जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वो भी नर्वस सिस्टम का ही दूसरा पार्ट है, जो पूरी तरह से एक साथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है और हमारे बॉडी के जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या विटॉल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ख़ास रूप से जो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो हमारा गमन अंग होता है, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का भी काम ये हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो करता है। जबकि अगर हम बात करें जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके अंदर केंद्रीय तंत्र का तंत्र अधर तल पे होता है और ठोस एवं दोहरा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे तो ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो जो ग्रसनी होती है उसमें क्लोम छिद्र होंगे और इसमें जो क्लोम छिद्र होगा वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। साथ ही अगर हम देखें हृदय को, तो हृदय जो होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर अधर भाग पे होता है, अर्थात शरीर का जो आगे का हिस्सा होता है जिसे आप फ्रंट साइड कह सकते हैं, उस पे पाया जाता है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो हृदय होगा, हार्ट होगा, वो पृष्ठ भाग पर ज़्यादातर पाया जाएगा अगर वो उपस्थित होगा तब। ज़्यादातर कंडीशन में तो अलग से कोई हर्ट होता नहीं है, लेकिन अगर किसी में है भी तो ऐसी स्थिति में वो पिछले रीजन में उपस्थित होता है। एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती हैं। तो जनरली जो गुदा रीजन होगा वो शीर्ष रीजन पे होगा, पिछले हिस्से में होगा और बंद प्रकार की गुदा पाई जाती है। इसमें क्या होगा कि पश्च पुच्छ जो होगा जनरली वो एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। कार्डेटा संघ को अगर हम देखें तो कार्डेटा संघ की सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें खास बात इसकी होती है, इसमें जनरली क्या होता है, इस संघ के प्राणियों को हम 3 उपसंघों में विभाजित कर देते हैं। तो जो पहला नाम हम देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संघ यूरोकार्डेटा। तो उसे पहले का नाम हम देंगे यूरोकार्डेटा या फिर इसी को ट्यूनिकेटा नाम देते हैं। दूसरे का नाम हो जाता है सिफेलोकार्डेटा और तीसरा जो होता है वर्टिब्रेटा, यही सबसे ज़्यादा विकसित होता है। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा की। तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। तो प्रोटोकार्डेटा का प्रोटो का मतलब होता है पहले। तो जब जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं तो यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा या फिर आप सिफेलोकार्डेटा अगर हम देखें तो इन दोनों प्राणियों के अंदर यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा के अंदर जो वर्टिबल कॉलम होगा, जो रीढ़ की हड्डी होगी वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं होगी। जबकि जो वर्टिब्रेटा होंगे उनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होगी वो सबसे ज़्यादा विकसित होती है। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं और यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है। तो जो लार्वा होगा, जो लार्वा स्टेज होगी, लार्वा अब क्या होता है, तो लार्वा का मतलब होता है जैसे जो शुरुआती समय का जो एम्ब्रियो होता है विकसित होता है तो उस टाइम पे, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे जनरली जो मेढक वगैरह होता है, मछलियाँ होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे शुरुआती समय में होते हैं, तो उसे आप लार्वा कहेंगे। तो शुरुआती समय में जो यूरोकार्डेटा के अंदर पृष्ठ रज्जु होता है वो उनकी पूंछ वाले रीजन में ही पाया जाता है। जबकि जो सिफेलोकार्डेटा होता है उसमें जो पृष्ठ रज्जु होता है सिर से पूंछ तक फैला होता है। तो दोनों में आप देख रहे हैं बेसिक कुछ डिफरेंसेस देखने को आपको मिल रहे हैं। तो यूरोकार्डेटा के अंदर जो पृष्ठरज्जु है वो पूंछ रीजन में है, जबकि सिफेलोकार्डेटा के अंदर केवल कहाँ पे पाया जाता है, सिर से लेकर पूंछ तक पूरे बॉडी में फैला होता है और जीवन के अंत तक ये पूरा विकसित हो चुका होता है। तो सिफेलोकार्डेटा के अंदर जैसे जैसे उसका जीवन लाइफ स्पान बढ़ता है, उसका जीवन आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसके अंदर जो पृष्ठ रज्जु होगा वो खास रूप से बड़ा होने लगेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जो यूरोकार्डेटा है उसमें एसिडिया, सैल्पा, डोलिओलम और सेफ्लोकार्डेट्स के अंदर आता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिऑक्सस या फिर हम लैंसलेट कहते हैं। ये सब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे हम देखें तो जो कशेरुकी संघ होता है, कशेरुकी संघ के प्राणी जितने भी होते हैं उन कशेरुकी संघ के प्राणियों में जो पृष्ठ रज्जु होता है वो भ्रूणी अवस्था में ही पाया जाता है।
तो जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो पृष्ठरज्जु होगा, नोटोकार्ड होगा, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही विकसित होने लगेगा। जब एक बच्चे का निर्माण गर्भ के अंदर होना शुरू होता है उसी टाइम पे ये बनना स्टार्ट हो जाता है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिर अथवा उपास्थि मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कशेरुकी प्राणी होंगे उनमें क्या होगा, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होगा, बॉडी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे उनका जो पृष्ठरज्जु होगा वो पूरी तरह से स्पाइनल कार्ड में विकसित हो जाता है। कशेरुकी रज्जुकी जो होते हैं इनमें खास रूप से क्या होता है कि कुछ रज्जुकी जो होते हैं वो कशेरुकी नहीं होते हैं, अर्थात उनमें रीढ़ की हड्डी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती है। रज्जुकी के कुछ मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2 अथवा 3 प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है। तो जो उनका हार्ट होता है वो 2 से 4 चैम्बर का होता है। और वृक्क जो होगा उत्सर्जन तथा जो जल संतुलन की क्रिया होगी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे जो 2 चैम्बर वाला हार्ट होगा तो जाहिर सी बात है एक में प्योर ब्लड होगा, दूसरे में इम्प्योर ब्लड होगा। जबकि जो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, 4 चैम्बर वाले में क्या होता है, जनरली जो 4 चैम्बर, जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर में उसका अलग रोल होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और 2 चैम्बर वाला है तो जाहिर सी बात है सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो एक तरह से यहाँ पे जो डबल सर्कुलेशन वाला ब्लड है, हार्ट है, तो डबल सर्कुलेशन वाले में जनरली क्या होगा कि जो हमारा, जैसे आप जानते हैं कि जो हृदय का 4 पार्ट होता है, तो जिसमें से जो पहला भाग है राइट एट्रियम, उसमें से इम्प्योर ब्लड वो एक तरह से रिसीव करेगा। और उसके बाद जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट ही क्या करता है, प्योर ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है। तो इस तरह से, जबकि इसमें क्या होता है कि जनरली 2 ही चैम्बर में पूरा का पूरा उसका सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम जनरली देखें तो जो एग्जाम्पल्स हैं हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें, इनमें जो गमन तंत्र की क्रिया होती है इस संघ के प्राणियों में फिन या पाद पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है भाई, तो इसमें 2 जोड़ी युग्मित होते हैं, मतलब जो चलने के लिए पैर होते हैं वो एक तरह से जोड़े में उपस्थित होते हैं। उपसंघ जो वर्टिब्रेटा होता है इसे भी हम पुनः कई वर्गों में विभाजित करते हैं, इसे भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें आप देखिए जनरली, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो वर्टिब्रेटा है इसमें कुछ डिविजन्स बनाए गए हैं। तो जो सबसे पहला इसमें भाग है, यहाँ पे जनरली आप देख रहे हैं कि डिवीजन इसका जो बनाया गया है, एक बनाया गया है ए नैथोस्टोमेटा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। तो ए नैथोस्टोमेटा में जबड़े का अभाव है, अर्थात जो जबड़े होते हैं जिनमें दांत उपस्थित होता है, ए नैथोस्टोमेटा के अंदर नहीं पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स भी 2 टाइप के हो गए। तो जो ए नैथोस्टोमेटा होगा उसमें जबड़े का अभाव होगा, जबकि जो नैथोस्टोमेटा होगा उसमें जबड़े उपस्थित होते हैं, अर्थात उसमें दांत होगा। अब ए नैथोस्टोमेटा के अंदर अगर आप देखें तो एक केवल वर्ग को सम्मिलित किया गया है जिसमें साइक्लोस्टोमेटा को केवल रखा गया है। जबकि अगर हम देखें नैथोस्टोमेटा को तो इसमें 2 तरह के वर्ग को शामिल किया गया है। तो जो पहला वर्ग है इसमें वो है पिसीज वर्ग, जिसमें पख उपस्थित होगा। जबकि जो दूसरा है उसमें है टेट्रापोडा चतुष्पाद वर्ग, अर्थात इसमें पैर उपस्थित होते हैं। तो इसे अगर आप देखें जनरली तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर देखेंगे पिसीज वर्ग में तो इसमें भी 2 वर्ग हैं, एक है कॉन्ड्रिकथीज, दूसरा सेकेंड आप अगर आप देखिएगा इसमें तो ये है ऑस्टिकथीज। और जबकि इसमें टेट्रापोडा में देखेंगे तो एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, अवीज है और मैमेलिया है। तो ये जो मैमेलिया वर्ग है इसी को हम लोग स्तनधारी भी कहते हैं, स्तनी प्राणी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं, अर्थात ये इनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं और ये मिल्क का प्रोडक्शन भी कर लेते हैं। जबकि यहाँ रेप्टिलिया में आप देखेंगे तो ये सरीसृप होते हैं, रेंग के चलने वाले प्राणी होते हैं। और जो एम्फीबिया होते हैं उभयचर होते हैं, जल और थल दोनों स्थानों पे सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर हम देखें एवीज वर्ग को तो जो एवीज वर्ग होता है ये जनरली क्या है, पक्षी वर्गों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इन्हें हम डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेट्स को।
अब यहाँ पे हम एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन किया गया है। वर्टिब्रेटा में सबसे पहले हम देखेंगे किस संघ को, और जो पहला भाग है उसमें हम देखेंगे वर्ग साइक्लोस्टोमेटा को। तो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा होता है, इस वर्ग के सभी प्राणी, जिनमें खास रूप से कुछ मछलियाँ होती हैं, वो बाह्य परजीवी होते हैं, एक तरह से एक्सोपैरासाइट का काम करते हैं। इनका शरीर जो होगा वो लंबा होगा, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। तो एक तरह से इनके जो जबड़े होते हैं उनमें इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर तो इस वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं, उन प्राणियों की एक और ख़ास बात होती है कि वो जनरली क्या करते हैं कि एक तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनमें बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। साथ ही इनके शरीर पर सल्क क्या होती है, एक तरह से कुछ बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस रीजन होता है उसमें, जिसे आप सेहरा भी कह सकते हैं, तो सेहरे जैसी संरचना पाई जाती है जो कि युग्मित होता है, युग्मित पंख होता है। इनका एक तरह से पूरी तरह से क्या होगा, अभाव होता है। और इनमें मेरुदंड उपास्थि होगा, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा और साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, खास रूप से ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। और जनन की जो क्रिया इनमें होती है वो अलवणीय जल के अंदर होती है। इसी तरह से जनन के कुछ दिन के बाद ही ये क्या करते हैं, जो जनक पीढ़ी होती है, अर्थात जो जिनसे नए जीव का जन्म होता है, वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। तो जो लार्वा होते हैं, जब उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो जब समुद्र के किनारे वाले हिस्से पे अगर रहते हैं, तो बाद में जब वो डेवलप हो जाते हैं तो पुनः वो भी समुद्र में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो पेट्रामाइजान, जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं, और मिक्सिन हैगफिश, ये 2 तरह की जो मछलियाँ हैं ये इस वर्ग में शामिल की गई हैं। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम देखेंगे वर्ग कॉन्ड्रिकथीस। ये क्या होते हैं, धारा रेखित इनका शरीर होता है। ज़्यादातर ये समुद्री प्राणी होते हैं और इनका अंतःकंकाल उपास्थि होता है। तो मतलब ये भी क्या होगा, एक तरह से कुछ सॉफ्ट सी हड्डियाँ होती हैं, उनके द्वारा इनका अंतःकंकाल बना होता है। मुख अधर पर स्थित होता है और पृष्ठ रज्जु चिर अस्थायी होती है। तो जो पृष्ठ रज्जु होगी, इनका जो नोटोकार्ड होगा, वो लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं और इनमें अगर आप जनरली देखें तो यहाँ पे खास रूप से अगर हम बात करें तो एक तरह से आप देखेंगे कि इनका जो पृष्ठ रज्जु होगा वो अलग अलग तरह का होगा और प्रच्छद आस्कुलम से ये ढका होगा। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं, थोड़ा सा टेढ़े से होते हैं ये। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। साथ ही अगर ये मछलियाँ अगर इनमें शामिल होंगी तो इनमें जो वायुकोश होगा वो एक तरह से अनुपस्थित होगा और इनमें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहने की क्षमता भी होती है। और हृदय में 2 प्रकोष्ठ इनके अंदर भी देखने को मिलता है, जिसमें एक अलिंद तथा दूसरा क्या होगा, निलय होगा। और एक इम्पॉर्टेंट इनकी होती है, इम्पॉर्टेंस अगर आप देखें तो इनमें कुछ में विद्युत अंग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप टारपीडो की बात करें तो टारपीडो जो होता है एक तरह से ये बिजली उत्पन्न करने का काम करता है। तो जैसे बिजली से झटका लगता है और करंट लगता है तो हमें हमारा नर्वस सिस्टम पूरा एक तरह से झंझनाहट सी महसूस करने लगते हैं पूरे बॉडी में करंट लगने पे। सेम उसी तरह से जो टारपीडो मछली होती है उसमें भी करंट जैसे उत्पन्न करने की कैपेसिटी क्षमता होती है तथा कुछ के अंदर विषदंत होता है। जैसे आप ट्राइगोन फिश की बात करें
जिसमें विषदंत पाए जाते हैं। ये काफ़ी विषैले टाइप नेचर के होंगे। ये सब असमतापी पोइकिलोथर्मिक होंगे, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होगी।